हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। आखिर ये कब बना, क्यों बना, कैसे बना और इसके भारत के साथ में कैसे संबंध है और साथ में ये अपनी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक कह सकते हैं आर्थिक जगत में इसकी क्या वैल्यू है। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में यूरोपियन यूनियन के बारे में। कौन कौन से इसे कंट्री मेंबर हैं, अभी हाल में ही कौन सा एक ऐसा कंट्री है जो इससे अलग हो गया है। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका कि यूरोपियन यूनियन में अभी 27 कंट्रीज हैं। कितनी हैं? 27 कंट्रीज हैं, जिसमें से अभी 28 थी और यहाँ पर यूके जो है वो इससे अलग हो गया। और इसका मकसद क्या है कि ये संयुक्त एक तरीके से कह सकते हैं जो ये आर्थिक, इकोनॉमी एंड राजनीतिक ब्लॉक के रूप में ये काम करता है। और साथ में 18 ऐसे इसके मेंबर हैं, 18 जिनकी करेंसी जो यूरो का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? यूरो का करते हैं। और उसमें से 9 सदस्य ऐसे हैं जो कि इसका उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर ये यूके भी लिखा है, यूके अब यहाँ से क्या हो गया है, अलग हो गया है। और मेनली ये बना क्यों, ये भी जान लेते हैं। तो क्या हुआ था कि यूरोपीय देशों में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी और इन लड़ाइयों को देखते हुए यूरोप यूनियन का और यूरोप जो था तो उन्होंने सोचा कि एक अलग से सेपरेट एक राजनीतिक यूनिट बनाई जाए जो कि कुछ देशों के लिए एक तरीके से अलग काम करेगा। और ये उपज जो थी वो चर्चिल की थी। और चर्चिल के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैंने चर्चिल के बारे में काफ़ी अच्छा डिस्कस किया है। और इसके बाद और इसका काम ये भी था कि यूरोप जो था एक तरीके का जो उसका एकल बाज़ार था, एक सिंगल मार्केट वो विकसित करना चाह रहा था। तो इस तरीके से यूरोप यूनियन का क्या हुआ, ये आता है। और साथ में अगर इसके हम लक्ष्य की बात करते हैं कि इसके गोल क्या हैं, तो गोल भी जान लेते हैं। गोल में से इसका आता है कि यूरोप जो है, ईयू है, जो यूरोप यूनियन है, ये सभी नागरिकों के लिए शांति और मूल्य और कल्याण को प्रोत्साहित करता है। तो ये तो सारे ग्रुप का लगभग में यही रहता है, आपने अगर देखा होगा। और आंतरिक सीमा के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करता है। ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये है कि अगर आपके पास में एक पासपोर्ट है जो कि सारी यूरोप कंट्रियों के साथ में आप विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। एक आगे अभी चर्चा करेंगे कौन सा वीज़ा इसके लिए होता है। और ये सतत विकास के लिए भी है और संतुलित आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता और पूर्ण रोजगार और सामाजिक प्रगति के साथ साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बाजार की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए आधारित है। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखिए पूर्ण रोजगार की बात हो रही है। अभी इसका कारण, रोजगार का कारण ही यूके जो इससे अलग हुआ है, ये भी आगे चर्चा करेंगे। इसके कुछ कारण भी हैं, कुछ इसकी चुनौतियाँ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, सब जानेंगे इसमें। और एक इसका और यही गोल है कि सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का निराकरण करना और वैज्ञानिक और तकनीकी को बढ़ावा देना। साथ में यूरोप देश जो उनके मध्य आर्थिक और सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता है उसको क्या करना, बढ़ाना और उसमें बैलेंस बनाकर रखना। साथ में इसकी समृद्धि और संस्कृति की भाषाई विविधता का सम्मान करना, सबकी अलग अलग जो भाषा, लैंग्वेज है। एक आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना जिसकी मुद्रा क्या हो, यूरो हो। तो ये इसके क्या है, गोल हैं। अब इसके अगर हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि आखिर हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए क्या हुआ कि यूरोपीय एकीकरण का द्वितीय विश्व युद्ध जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, उसके बाद में क्या होता है कि इसका एक राष्ट्रवाद उस समय जन्म लेता है। क्या होता है? राष्ट्रवाद। और इसको नियंत्रण करने के रूप में देखा, जिसमें क्या हुआ कि इसमें लगभग में तबाह कर दिया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध में देखा था कि अलग अलग ग्रुप में कई कंट्रियां बट गई थी और बटने के बाद में देखा गया कि वहां पर एक राष्ट्रवाद का बहुत ज़्यादा ही, तो यही एक उपज यहाँ होती है। तो 1946 में देखिए यहाँ पर यूरोप यूनियन कोई एक दिन में नहीं बन गया और इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। और इसमें देखा गया है कि सिर्फ यूरोप यूनियन हमारा 1946 में बना, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब आगे मैं बताता हूँ कि यूरोप यूनियन कैसे बना। तो 1946 में होता ये है कि जुरिच जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है स्विट्जरलैंड में, विंस्टन चर्चिल यही महान है, इनकी ही उपज थी यूरोप यूनियन का बनाने के लिए।
इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप की उद्योग की वकालत की। और 1952 कुछ डेट आप याद रखिएगा, 1946 मतलब हमारा जो वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जो चला था 1945 तक, उसके बाद में 46 में क्या होता है कि एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप, इसकी एक कह सकते हैं एक तैयारी की जाती है। और 52 में क्या होता है, ये 6 देश होते हैं, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। तो ये 6 कंट्री हैं जो कि इन्हीं को हम फाउंडर मेंबर भी कह सकते हैं। तो 1952 में होता ये है कि ये एक यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी की स्थापना करते हैं, ये 6 कंट्री मिलकर के। क्या था कि पहले ये इनका जो कोयला और इस्पात उत्पादन था, ये ओपन मार्केट में आराम से इजीली ये क्या करते थे, बेचना चाह रहे थे। तो इन्होंने एक ये स्थापना की, ये कम्युनिटी, क्या नाम था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। तो इसकी स्थापना होती है कब, 1952 में होती है, 1952 में होती है। और साथ में क्या होता है, 1952 में पेरिस जो संधि थी, ट्रीटी थी, उससे क्या होता है कि उसमें यूरोप न्यायालय की भी स्थापना होती है, यूरोपीय न्यायालय की। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी होंगी। क्या, एक तो हमारा ये चीज़ याद रखना है कि जो 1952 है, तो 1952 में क्या होता है कि यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना होती है और साथ में यूरोपीय न्यायालय की भी स्थापना होती है। अब आते हैं कि यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, तो यहाँ पर इसको यूरोटॉम भी बोलते हैं। तो इसकी स्थापना भी होती है कब, 1957 में। और यही कंट्री जो मिलकर के क्या करती हैं, ये इसकी स्थापना करती हैं। और साथ में फिर आता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC, इसकी भी स्थापना एक रोम संधि के साथ में 1957 में होती है। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी। पहला तो हमारा जो डेट है वो 1952 है, और फिर 1957 है, और 2 ही ज़्यादातर हैं। तो 1952 में 2 चीज़ें यहाँ पर स्टेबल होती हैं, क्या, एक कोल और स्टील कम्युनिटी, और ये पेरिस संधि होती है जिसमें यूरोप न्यायालय की भी स्थापना होती है। और इसके बाद में 1957 में यूरोप परमाणु ऊर्जा समुदाय, EAC, यूरोटर्मिजी बोलते हैं। और तीसरा इसके बाद में होता है क्या, 1957 में। अब क्या होता है कि आगे चल कर के ये सारे जितनी भी कम्युनिटी बनी थी छोटी छोटी, ये मिल जाती हैं। और मिलने के बाद में क्या होता है, इनको एक यूरोप यूनियन का नाम दे दिया जाता है। तो ये कौन सी टेरिटरी थी, ये मर्ज टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। 1965 में जो ब्रुसेल्स में हुई थी, इसमें क्या हुआ कि एक समझौता हुआ जिसके अनुसार तीनों समुदाय, जो अभी पीछे मैंने बताया, ये तीनों समुदाय क्या होते हैं, ये तीनों मर्ज हो जाते हैं। और मर्ज होकर के यूरोपीय समुदाय की स्थापना होती है जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। ये क्लियर हो गया। तो यूरोपियन यूनियन का प्रोसेस कहाँ से चला था, 1946 से चला था, और चलते चलते जाकर 1956 में इसका नाम क्या हो जाता है, यूरोपीय समुदाय। तो अब यहाँ पर यूरोपीय जो कम्युनिटी, यूरोपीय जो यूनियन है वो इसका नाम हो जाता है। तो आप बताइए अब यूरोपीय यूनियन का जो गठन हुआ वो कब हुआ, ये कब बना, तो आप क्या कह सकते हैं इसके लिए। तो बस इसके लिए यही है कि उसका जो नाम आया तो वो आया 1965 में आया। अब यहाँ पर क्या था कि और भी कुछ, एक सेंगेन समझौता हुआ, ये समझौता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेंगेन समझौता 1985 में हुआ। कब हुआ ये, 1985 में हुआ। इसके तहत क्या हुआ कि जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं, तो बिना पासपोर्ट के वो क्या कर सकते हैं, विदाउट पासपोर्ट ये सीमा को निर्माण और ये मतलब घूम सकते हैं, जा सकते हैं। और ये लगभग वो 1955 में प्रभावी में आया था। तो देखिए ये सेंगेन समझौता जो हुआ था, इसमें क्या हुआ 1985 में, अगर आपके पास में ये वीज़ा अगर मिलता है, जैसे मान लीजिए एक इंडियन है और ये अगर जा रहे हैं हम यूरोप यूनियन, मतलब यूरोप घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपको सेंगेन अगर वीज़ा मिलता है तो उस वीजे से आप 27 कंट्री जो हैं वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको हर कंट्री के लिए अलग अलग वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे इंडियन ट्रैवलर हैं, अगर आप ट्रैवल का शौकीन है तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे ट्रैवलर हैं जो कि ट्रैवलिंग करते हैं। तो यूरोप जाने के लिए एक हमारा सेंगेन जो वीज़ा होता है, अगर ये मिल जाता है तो आप 27 कंट्री में आराम से घूम सकते हैं। लेकिन ये इन कंट्रियों को जो इसके मेंबर हैं तो उनके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो इजीली क्या करते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री घूमते रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंगेन जो वीज़ा होता है, सेंगेन समझौता हुआ था वो 1985 में हुआ था।
जो आपस की इनकी कंट्री जो 27 कंट्री हैं। इसके बाद आता है सिंगल यूरोपियन अधिनियम, ये 1986 में भी यहाँ पर क्या हुआ, ये बना था। और इसके बाद में एक आता है मास्ट्रिक्ट जो संधि आती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेटी हुई थी, इससे क्या हुआ कि जो यूरोपियन संघ की जो ये संधि कहा जाता है, इस संधि में नीदरलैंड जो था, नीदरलैंड के जो मास्ट्रिक्ट थे, यहाँ पर इसका क्या होता है, सदस्यों में 7/92 को हस्ताक्षर किया गया और यूरोपियन एकीकरण को आगे बढ़ाया गया। इससे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अधिक प्रोत्साहन मिला इस संधि को, जो जो कोल्ड वार था वो खत्म होने के बाद। अब इसके अगर हम शासन की बात कर लेते हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर आता है हमारा क्या कि यूरोपीय परिषद। देखिए क्या है कि ये भी कोई एक तरीके से काम नहीं करता है। जो यूरोपियन यूनियन है, इसके भी बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, तो इसी तरीके से ये इस यूरोपियन यूनियन के भी अंग हैं, जैसे यूरोपीय परिषद ही है, तो इसका भी काम है। और साथ में यूरोपीय सांसद जैसे हैं, तो यूरोपीय सांसद में क्या होता है, एक संसदीय ये संस्थान है, और इसमें क्या होता है, हर मेंबर कंट्री का एक यहाँ पर सदस्य आता है, और इसमें भी लेजिस्लेटिव जो फंक्शन होता है उसको देखता है। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियन संघ की एक परिषद, ये भी इसी का एक अंग है। और यूरोपीय आयोग जिसको इसी बोलते हैं, ये भी एक अंग है। यूरोपीय न्यायालय और लेखा पर्यवेक्षक, ये भी एक अंग है। और यूरोपीय संघ और न्यायालय, ये भी एक लेखा अंग है। तो ये सारी चीज, ये क्या है, ये सारे वर्क करते हैं, इनका अपना अपना एक अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है, और उस पे वो क्या करते हैं, काम। अब जैसे ये न्यायालय का है, तो न्यायालय का ये डिस्प्यूट से रिलेटेड सारी चीज़ें देखता होगा। ये लेखा परीक्षा भी आवेगा, तो ये सारा इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ जितना भी होगा, वित्त से जुड़ा हुआ, वो सारे काम को देखता होगा। तो इस तरीके के इनके अलग अलग क्या हैं, अंग हैं। ये सारे यूरोपीय यूनियन के ही पार्ट हैं, और ये सब क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक, जिसको हम ECB बोलते हैं, ये यूरो के लिए केंद्रीय बैंक है, और यूरो क्षेत्र के भीतर ही मौद्रिक नीति का संचालन करता है, जिसमें यूरोप संघ के 18 सदस्य सम्मिलित हैं इस बैंक में, किसमें, ECB का। और इसका भी यहाँ पर वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए एक प्रणाली के सिस्टम का है, जिसको 2010 में हुई थी इसकी स्थापना, किसमें हुई थी, और इसके अंडर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यूरोपीय सुरक्षा प्राधिकरण, बीमा और बैंक से प्रणाली जुड़ी हुई, तो ये सारे क्या है, ये यूरोपियन जो हमारा यूनियन है उसके सारे ये क्या है, पार्ट हैं। अब यहाँ पर अगर इसके हम कार्य की बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या क्या काम करता है, तो कार्य इसका ये जैसे कि मैंने गोल बताया, तो यूरोपियन संघ का कानून जो है वो विनिमय और सदस्य के देशों में संयुक्त आर्थिक इकाई को बनाने के लिए है, और ताकि यहाँ पर सदस्य राष्ट्रों की सीमाओं का तक बिना शुल्क के एक मुद्रा से बढ़े दूसरे श्रम को समुच्चय। यहाँ पर क्या है कि कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगती है, जैसे कि जो यहाँ पर जो कंट्री मेंबर हैं इसके जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में। और ये काम ये भी करता है कि वित्तीय संसाधनों का संयोजन करता है, ताकि जो राष्ट्र में है निवेश करने के लिए बेल आउट और पैसा उधार ले सके। और साथ में अगर हम बात करें तो ये सदस्य देशों के लिए संघ की उपेक्षाएं और मानव अधिकार एवं पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में भी क्या है, काम करने के लिए तत्पर रहता है। और संघ और सदस्यों की सहायता के लिए शर्तों के लिए मितव्ययी बजट भी तैयार करता है। तो ये सारे इसके कार्य हैं जो कि ये क्या करता है, अपने सदस्य जो इसके हैं जो मेंबर कंट्री उनके लिए। अब यहाँ पर अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करते हैं, क्या क्या इसकी चुनौतियां हैं और क्या क्या नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा जब 27 कंट्री का अगर ग्रुप है तो ये इसके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, क्योंकि एक इधर जा रहा होगा एक उधर जा रहा होगा। तो यहाँ पर एक चैलेंजेस तो यहाँ पर ये है कि वर्तमान में स्पष्ट नहीं है कि सभी पुराने सदस्य राज्य संघ में रहेंगे। मतलब जरूर यहाँ पर ये भी दुविधा में है कि जितने भी कंट्री थे, अब जैसे कि यूके अलग हो गया इससे, तो ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए क्या है, जो लिस्बन संधि हुई थी ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, और जो यूके अलग हुआ वो किसके, लिस्बन संधि के अकॉर्डिंग ही यूके इससे अलग हुआ, किससे, यूरोप यूनियन से है। तो ये कौन सी संधि है, लिस्बन संधि के बाद क्या हुआ कि यूरोपीय संघ से बाहर होने के अधिकार मिल गया। जो अगर लिस्बन संधि के तहत में इसमें जो आ गया तो उससे क्या होगा, यूरोपीय संघ से वो कंट्री बाहर हो सकता है, अपना बाहर हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि बुरी तरीके से प्रभावित है। और जैसे ग्रीस है, ग्रीस कंट्री है, तो बुरी तरीके से प्रभावित किया गया और आंशिक जताई जा रही कि देश संघ से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ग्रीस है, तो पहले हालांकि यूरोपीय यूनियन ने अपनी जो कंट्री हैं जो बहुत ही वैसी कह सकते हैं हम डेवलप कंट्री नहीं है, पुअर कंट्री हैं, जो गरीब हैं, आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, तो ऐसी कंट्रियों के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया है।
लेकिन यहाँ पर जैसे ग्रीस है, तो क्योंकि अगर इस ग्रुप से अगर जुड़े हैं तो आपके पास में कुछ बाउंडेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से एक ग्रुप ही चलता है, एक ने जो लीडरशिप है जो बोल दिया तो वही काम आपको करना होगा। अगर इन्होंने कहा कि नहीं आपको इस कंट्री से ट्रेड नहीं करना है, इस कंट्री से आपको रिलेशन नहीं रखना है, तो हो सकता है उस कंट्री को फिर उस कंट्री से रिलेशन ना रखना पड़े। तो ये इस तरीके से अब ग्रीस के साथ में भी ये समस्या सामने आ गई है। तो ये सारी चुनौतियों का सामना इसको करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पर जो अभी यूरोप है, जो यहाँ पर ब्रेजिट हुआ, जो यूरोप यूनियन से व्यापार के कई नियमों का आरोपित किया और इसके बदले में प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क के तौर पे विलियम पाउंड शुल्क वसूलता है। तो ये भी एक इसमें आरोप लगा था, जिसको लेकर कि यूके क्या हुआ, इसमें से बाहर हुआ। अब अगर हम बात कर दें इसकी कि भारत और यूरोप यूनियन के बीच में कैसे रिलेशन है, तो भारत और यूरोप के बीच में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिलेशन यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, शांति व्यवस्था, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, सतत विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और साथ में 2017 में यूरोप और भारत शिखर सम्मेलन में नेताओं का सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को आगे उसको क्रियान्वयन किया जाएगा और साथ में इसको दोहराया जाएगा और आगे विस्तार करने की योजना भी है। और यूरोप यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है, क्योंकि आप 2017 का अगर थोड़ा सा आंकड़ा अगर देखेंगे तो 2017 में अगर देखने को मिलता है कि लगभग में 95 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। और साथ में अगर वहीं देख लिया जाए तो 13.1% और किसके साथ में है, और वहीं चीन का अगर देखते हैं तो 11.4% है, और यूएसए का अगर देखते हैं तो 9.5% से भी अधिक है। तो इंडिया का आपका देख सकते हैं 13.1%, मतलब 95 बिलियन यहाँ पर व्यापार इसके साथ में होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और भी बहुत सारे हैं कि इंडिया के साथ में इसका क्या है, ओपन जो मुक्त व्यापार जो समझौता होता है उसके तहत भी है, इसमें ये इसका एग्रीमेंट है और इसके साथ में ये काम भी करता है। तो इस तरीके के इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन और टर्म है। फाइनली अगर हम बात करें कि क्या ये यूरोप यूनियन से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो यूरोप यूनियन क्या विकास का आधार विभाजित यूरोप को एकीकरण में है। मतलब अगर यूरोप यूनियन को अगर डेवलप करना है, अगर विकास, तो ये सारी कंट्री हैं, तो अगर उनका एकीकरण है तो अभी वो क्या है, विकास विभाजित यूरोप का ही आधार है, और जिसका कारण लंबे समय में मौजूद राष्ट्रवाद और 2 विश्व युद्ध भी हैं। और समूह को कमजोर सदस्य देशों को लोग जीवन के स्तर को ऊपर उठाने और आर्थिक परिस्थितियों को सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर जो देश हैं उसके सदस्य मेंबर हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए काफ़ी अच्छा इनको फंड प्रोवाइड करती है। तो आई होप को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करना तो बनता है, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।